दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार फील्ड चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम थर्ड सेमेस्टर का बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पढ़ रहे हैं, मतलब भवन निर्माण सामग्री पढ़ रहे हैं। इसको शॉर्ट कट में कहे तो बीसी पढ़ रहे हैं। इसमें हमारा लेसन नंबर 1 समाप्त हो गया है, लेसन नंबर 2 चल रहा है। लेसन नंबर 2 में हमने बहुत से टॉपिक पढ़ लिए हैं। आज दोस्तों जो टॉपिक पढ़ेंगे ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके ज्ञान के बिना दोस्तों आप बिल्डिंग ड्राइंग शॉर्टकट में कहें तो बीडी में आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें से एक जो क्वेश्चन आता है वो आपको फाउंडेशन से आएगा, मतलब न्यू से सीधा बनाने को आता है। और उसमें जो ये नियम रहता है हस्त रूल या फिर थंब रूल, इसी की सहायता से उसमें बनाया जाता है। यदि आपको थंब रूल आता रहेगा तो आप बिल्डिंग ड्राइंग खूब आसानी से बना लेंगे और बहुत अच्छा नंबर पा लेंगे। तो इसको देखते हैं और बहुत थोड़ा ध्यान पूर्वक देखिए, और हम बहुत ही सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको बहुत आसानी समझ में आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और हम देखते हैं थंब रूल क्या होता है। तो कंक्रीट देखते हैं थंब रूल क्या है। कंक्रीट ब्लॉक के ऊपर नींव में दीवार की मोटाई अधिसंरचना में रखी गई दीवार की मोटाई की दुगनी ली जाती, अर्थात यदि अधिरचना में दीवार की मोटाई टी है तो कंक्रीट ब्लॉक के ऊपर नींव में 2t ली जाती है। इसको दोस्तों सबसे पहली जो लाइन है इसको हम समझ लेंगे तो बहुत आसानी होगी। ये कहना क्या चाहता है, ये दोस्तों कहना क्या चाहता है कि हमारा कोई कंक्रीट ब्लॉक है, ठीक है, क्या है, कंक्रीट ब्लॉक है। इसके ऊपर ये हम आप बना लेते हैं, ये हमने ये कंक्रीट ब्लॉक बनाया, ठीक है, ये हमारा क्या है, कंक्रीट ब्लॉक है। अब क्या कह रहा है, कंक्रीट ब्लॉक के ऊपर नींव में 2t ली जाती है, मतलब जब अब इसके ऊपर बनेंगे, पहले हमने कंक्रीट बना दिया, कंक्रीट का ब्लॉक बना दिया, इसके ऊपर जो ले जाएंगे, इसके ऊपर ले जाएंगे तो इसकी हमारी चौड़ाई कितनी रहेगी ये हमको बताना है। पहली लाइन में हमारा है ये वाला जो हमारा है, इसको निकालना है कि ये क्या है। तो इसका ये कह रहा है नींव में दीवार की मोटाई, जो हमारी दीवार की मोटाई लेंगे, मान लीजिए दीवार की मोटाई हम 9 इंच लेंगे, कितना लेंगे, 9 इंच लेंगे, तो इसकी मोटाई 2t हो जाएगी। मान लेते ये दीवार की मोटाई कितनी लेते हैं, 9 इंच ले लेते हैं, तो इसकी जो मोटाई ली जाएगी ये हमारी ली जाएगी 9 दूनी 18 इंच ली जाएगी। कितनी ली जाएगी, 18 इंच ली जाएगी। ये सबसे पहला है। तो यही कह रहा है कंक्रीट ब्लॉक के ऊपर नींव में दीवार की मोटाई अधिसंरचना में रखी गई मोटाई की दुगनी ली जाती, अर्थात यदि अधिसंरचना में दीवार की मोटाई, ये जो हमने दीवार ऊपर जो दिखेगी उसकी मोटाई हमारी t है, किसकी मोटाई, ये वाली जो हमारी मोटाई है, जो दीवार लेंगे हमारी इसकी मोटाई t है। ज्यादातर कितनी लेते हैं, मान लीजिए 9 इंच लेते हैं, तो हमारी यदि दीवार की मोटाई 9 इंच है तो जो ये हमारा क्या है, कंक्रीट का ब्लॉक है, उसके ऊपर जो हम लेंगे उसकी चौड़ाई, उसकी हमारी 18 इंच हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 18 इंच हो जाएगी। यही बात कह रहा है कि यदि इसकी मोटाई हमारी t है तो ये हमारा 2t ले जाएगी। ये उम्मीद करते हैं पहली लाइन आपको समझ में आया होगा। फिर क्या कह रहा है, ईंट चिनाई की दीवार में, ईंट चिनाई की दीवार में प्रत्येक खसका 5 सेंटीमीटर छोड़ा जाता है, अर्थात प्रत्येक चरण में दीवार की मोटाई 2 × 5 10 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। मतलब क्या हुआ, अब जब हम इसके ऊपर, ये हमने 2t ले रहे थे, अब इसके ऊपर जब हम दीवार यानी उसका खींचेंगे, किसका, ईंट का, तो ये हमारा 10 5 इधर छोड़ेंगे, कितना, 5 इस साइड छोड़ेंगे, 5 इस साइड छोड़ेंगे, और ये हमारा 5 इस साइड छोड़ेंगे, 5 इस साइड छोड़ेंगे और 5 इस साइड हम छोड़ेंगे। ये पहला हुआ है। पहले हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने कंक्रीट का ब्लॉक बनाया। जब हमने कंक्रीट का ब्लॉक मिल गया तो हमें ये प्रश्न उठता है कि जो ऊपर है इसको कितना करें,
तो जो हम दीवार बनाएंगे, मान लीजिए 9 इंच की दीवार बना रहे हैं तो इसको हम 18 इंच रखेंगे। ये हमारी लाइन हुई। फिर दूसरी लाइन क्या है, ईंट चिनाई की दीवार में प्रत्येक खसका 5 सेंटीमीटर छोड़ा जाता है। अब जब इसके ऊपर हम करेंगे तो 5 सेंटीमीटर इस साइड छोड़ा जाएगा और 5 साइड इस साइड छोड़े जाएगा, फिर मतलब 10 सेंटीमीटर छोड़ा जाएगा। अब क्या करते हैं, कंक्रीट ब्लॉक का खसका 10 से 15 सेंटीमीटर लिया जाता है। अतः कंक्रीट ब्लॉक की नींव की तल पर चौड़ाई हमारी 2t + j हो जाएगा। इस लाइन को समझते हैं। ये तीसरी लाइन क्या कह रहा है, कंक्रीट ब्लॉक का खसका, जो हमारा कंक्रीट ब्लॉक का खसका होगा, कौन वाला, नीचे वाला, ये वाला कंक्रीट ब्लॉक का खसका 10 से 15 सेंटीमीटर लिया जाता है। अतः कंक्रीट ब्लॉक का नींव का तल का चौड़ाई, ये जो हमारी चौड़ाई होती है, ये हमारी चौड़ाई कितनी ली जाएगी, 2t + 2j लिया जाएगा। ठीक है। और खसका इसका जो कितना होता है, ये 10 से 15 सेंटीमीटर मोटा लिया जाता है। ये हमने चौड़ाई लिया है, ये चौड़ाई कितनी ली जाती है, 2t + 2j ली जाती है। और इसकी जो हमारी मोटाई होती है वो 10 से 15 सेंटीमीटर। ये आखिरी वाला यानी सबसे नीचे जो हमारा कंक्रीट का ब्लॉक का खसका बनता है उसकी बात करते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। हमने पहली लाइन पढ़ा है, पहली लाइन ये पढ़ा है कि यदि हम दीवार 9 इंच की बनाना चाहते हैं तो जो कंक्रीट के ऊपर हमारा खसका रहेगा वो 2t हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2t हो जाएगा। ये चित्र की सहायता आप देख सकते हैं। हमने पहले कंक्रीट का क्या बनाया, खसका बनाया। खसका की चौड़ाई कितनी होगी, ये हमारी 2t + 2j हो जाएगी। j क्या है, ये इसकी हाइट है। कितनी हाइट है, ये है इसकी हाइट है। और 2 की t क्या है, जो हम दीवार की क्या लेंगे, चौड़ाई लेंगे, वो है। ज्यादातर मान लीजिए 9 इंच ली जाती है। ठीक है। ये हम 3 लाइन उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब अगली लाइन देखते हैं। अगली लाइन हमारा क्या कह रहा है, फिर क्या कह रहा है, कंक्रीट ब्लॉक की मोटाई खसके की दूनी ली जाती है। कंक्रीट ब्लॉक की मोटाई, जो हमारी कंक्रीट ब्लॉक की मोटाई होती है, कंक्रीट ब्लॉक की मोटाई खसके की दूनी ली जाती है। अतः 2j होगी। भूमि तल से नींव की गहराई 60 से 90 सेंटीमीटर ली जाती है। पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर आपको समझाते हैं। भूमि तल से नींव की गहराई 60 से 90 सेंटीमीटर, ये तो आपको सीधा सीधा समझ में आए। जो हमारी नींव की गहराई होती है 60 से 90 सेंटीमीटर ली जाती है। और कुर्सी तल की जमीन की तल से ऊंचाई हमारी 30 से 45 सेंटी, कुर्सी तल से जमीन तल से ऊंचाई, ये प्लिंथ लेवल है। इससे हमसे क्या मतलब, फिर है खसकों की संख्या हमारी, कितना खसका लेना है, 2t - t। प्रत्येक चरण में काटे गए खसकों की चौड़ाई 2t - t और j हो जाएगा। अतः ईंट में प्रत्येक तरफ 5-5 सेंटीमीटर खसके देते हैं। अतः एक चरण में 10 सेंटीमीटर हो जाती है। अब इसको समझते हैं, ये हमको कह रहा है। हमने 3 लाइन समझ लिया था। चौथी लाइन क्या है, ये 2j ली जाती है। ये क्या है, इसको आपको हम समझाते हैं कि 2j क्या है। तो जे हमारा ये है जो ये कंक्रीट के ऊपर हमारा जो बनता है, कंक्रीट ब्लॉक के ऊपर जो हमने बनाया उसका, इसका जो ऊंचाई होती है जे होता है। तो इसका 2j लिया जाता है, ये वाला ब्लॉक वाला। मतलब जो कंक्रीट का, ये आपको समझा रहे, फिर से चित्र बना रहे हैं। ये हमने क्या किया, कंक्रीट बनाया, ये हमने कंक्रीट का ब्लॉक बनाया। अब ये जो इसकी ऊंचाई होती है ये 2j ली जाती है, ये 2j ली जाती है। जे क्या होता है, जे ये होता है कि हमने जो कंक्रीट के ऊपर जब इसकी ऊंचाई किए थे, ये हमारा जे होता है। तो यहाँ उम्मीद करते हैं आपको टी क्या होता है, जे क्या होता है, ये आपको क्लियर होगा, तभी समझ में आएगा। टी क्या होती है, दीवार की मोटाई ली जाती है, वही हमारा टी होता है। मान ज्यादातर 9 इंच मान लीजिए, आपकी जो व्यवहारिक भाषा में
9 इंच ली जाती है। तो जो 9 इंच होगी वो हमारी मोटाई होगी, टी होगी। और फिर जो कंक्रीट ब्लॉक के ऊपर जो कदम ली जाती है उसकी चौड़ाई वो 2t हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2t। ये हमने 2t लिया है तो मतलब ये 18 इंच लिया जाएगा। अब 18 इंच ये हमने इसके लिए लिया, कितना छोड़ेंगे तो ये कितनी ऊंचाई रखेंगे तो ये जे रखेंगे, और जे जब इसका हमने ये रखा तो फिर इसकी कंक्रीट ब्लॉक का ये हमारा ऊंचाई 2j हो जाएगा। तो ये आपको समझना होगा जे क्या होता है। जे मान लीजिए ऊंचाई होता है, जे क्या होता है? ऊंचाई होता है। तो जो कंक्रीट ब्लॉक का जो ऊंचाई होती है वो हमारा 2j होता है, और जो ईंट की खसका रखते हैं वो जे होता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। और फिर कितना खसका कितना छोड़ते हैं? सीधा सीधा 10-10 सेंटीमीटर एक बार में बढ़ता है, एक बार में 10-10 सेंटीमीटर बढ़ता है। और फिर क्या है, ये 7 स्टेप थे, कुल मिला के 5 इधर छोड़ते हैं, 5 इस साइड छोड़ते हैं, 5 इस साइड छोड़ते हैं और 5 इस साइड छोड़ते हैं, तो कुल मिला के हमारा 10-10 हो जाता है। ये 5-5 छोड़ते हैं, कितना कितना 5-5 ये छोड़ते हैं। और इसकी जो ऊंचाई होती है इसको जे मानते हैं, तो इसका जो होता है इसका जो हमारा हो जाता है ये इसकी जो ऊंचाई होती है ये 2j होता है। तो कुल मिला के 7 स्टेप में आपको बहुत ही सरल भाषा में समझाया होगा। एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं एकदम आसान भाषा में। सबसे पहले ये क्या है हमारा? ये है दोस्तों हमारी फाउंडेशन बना रहे हैं। कौन वाली? खसके वाली फाउंडेशन बना रहे हैं। ये हमने खसके वाली फाउंडेशन बनाया। ये वाला नीचे वाला, ये सबसे नीचे वाला ये क्या है? कंक्रीट ब्लॉक है। कंक्रीट ब्लॉक में इसकी जो विड्थ होती है मतलब चौड़ाई होती है ये 2j प्लस 2t होता है। और ये क्या होता है? ये हमारा होता है 2j होता है। और फिर ये क्या होता है? j होता है। और ये t होता है, और ये t होता है। दीवार की मोटाई हमारी कितनी होती है? t होती है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों j हमारी क्या होती है? j हमारी होती है ऊंचाई। कितनी ऊंचाई? ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी और ये इसकी ऊंचाई। और t क्या होती है? चौड़ाई होती है। किसकी होगी? दीवार की चौड़ाई होती है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये बहुत ही आसानी शब्दों में हमने समझाया, समझ में आ गया होगा। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम नींव के प्रकार पढ़ रहे हैं। नींव के प्रकार में हमने सबसे पहले शैलो फाउंडेशन क्या होता है, मतलब उथली नींव क्या होती है, इसके बारे में जान चुके हैं। फिर हम उथली नींव के प्रकार जान रहे थे। तो उथली नींव के प्रकार में सबसे पहले हमने जाना था खसकेदार नींव क्या होती है। खसकेदार नींव के बाद हमने उसका चौड़ाई कैसे निकाली जाती है, उसकी लंबाई कैसे निकाली जाती है और खसका कितना होता है, इन सब के बारे में हमने जान लिया था। उसके लिए हमने 2 फार्मूले पढ़े थे। एक पढ़ा था रैकिन फार्मूला और दूसरा हमने पढ़ा था हस्त रूल, मतलब थंब रूल क्या होता है। इन 2 फार्मूले से हमने निकाला था। अब दोस्तों हम अगली जो नींव पढ़ेंगे किसके? शैलो फाउंडेशन का अगली नींव पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे जालदार नींव। ग्रिलेज फाउंडेशन क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि जालदार नींव क्या होती है। जब मृदा की धारण क्षमता कम हो और अत्यधिक संकेंद्रित भार आ रहा हो और जल अथवा अन्य कारण से अधिक गहराई पर ले जाना उचित न हो तो ग्रिलेज जालदार नींव अपनाई जाती है। दोस्तों आप ये नाम से ही जान सकते हैं कि जालदार नींव क्या होती है। जालदार नींव का उपयोग वहाँ किया जाता है बहुत ज़्यादा भार आ रहा हो, उस फाउंडेशन मतलब उस नींव पे बहुत ज़्यादा भार आ रहा हो। मगर क्या है, जब ज़्यादा भार आ रहा है तो हमको ज़्यादा गड्ढा खोदना पड़ेगा, मगर गड्ढा नहीं खोद सकते। क्यों नहीं खोद सकते हैं? क्योंकि कोई कारण हो, या फिर हमारे भूमि दलदला हो, या फिर पानी वाले स्थानों पर है तो हम ज़्यादा गड्ढा नीचे नहीं खोद सकते हैं। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? उसके लिए हम ग्रिलेज मतलब जालदार नींव अपनाई जाती है। कौन वाली? ग्रिलेज जालदार नींव अपनाई जाती है, मतलब इसमें जाल जैसा बिछाया जाता है। यह नींव पायों, पिलर्स, स्तंभों, कॉलम, स्थाड़कों, स्टैंडरीज इत्यादि के लिए निर्मित की जाती है। रेलवे स्टेशनों के यात्री स्टेशनों के यात्री साइड
तथा मिलों की कैंचिया के स्तंभों के नीचे अधिकतर गिलेज नींव डाली जाती है। क्यों डाली जाती है? क्योंकि इन स्थानों पर हमारा फाउंडेशन पर बहुत ज़्यादा भार आता है, मगर हम ज़्यादा गड्ढा नहीं खोद सकते हैं, तो उन स्थानों पर हम क्या करते हैं, उन स्थानों पर हम जालदार नींव का प्रयोग करते हैं, मतलब ग्लेज फाउंडेशन का प्रयोग करते हैं। इसका उपयोग आप कहाँ देख सकते हैं? इसका उपयोग देख सकते हैं रेलवे स्टेशन पे आप देख सकते हैं, और कहाँ देख सकते हैं? जहाँ छायादार हो, साइडों वाले साइड तथा मिलों की कैंचियों के स्तंभों के नीचे अधिकतर ग्लेज नींव अपनाई जाती है। तो आपको उदाहरण ध्यान रखना चाहिए कि जालदार नींव कहाँ पाई जाती है। तो जालदार नींव रेलवे स्टेशन के यात्री साइड तथा मिलों की कैंचियों के स्तंभों के नीचे अधिकतर ग्लेज नींव पाई जाती है। ये जालदार नींव ग्लेज नींव का फाउंडेशन का हम सिर्फ संक्षिप्त परिचय जानेंगे। फिर अब हम अगला जानेंगे हमारी दूसरी जो नींव है, दूसरी नींव है संयुक्त फुटिंग। हम दोस्तों क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं शैलो फाउंडेशन के प्रकार। हमने दो पढ़ लिया है, पहला हमने पढ़ा खसकेदार नींव और दूसरा हमने पढ़ा जालदार नींव। अब तीसरा पढ़ रहे हैं संयुक्त फुटिंग नींव। तीसरा जो हमारा है संयुक्त फुटिंग नींव, कंबाइन फुटिंग फाउंडेशन, इसको हम पढ़ते हैं। ये क्या होता है? ये तीसरा हमारा है। जब दो अथवा दो अधिक स्तंभों के लिए साझी नींव ढाली जाती है तो इसे संयुक्त पाद नींव कहते हैं। जब पास पास स्थित स्तंभों की स्वतंत्र फुटिंग एक दूसरे से सटने लगती है तब सभी स्तंभों के लिए संयुक्त पाद नींव अपनाई जाती है। संयुक्त पाद नींव क्या होता है? मतलब जोड़ कर नींव बनाई जाती है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए ये हमने फाउंडेशन बनाया, फिर इसको हमने जोड़ दिया, ये अलग बनाया, इससे क्या होगी, मजबूती भी होगी। और हमारा इसको क्यों जोड़ देते हैं? क्योंकि पास पास रहता है, इससे जोड़ देंगे तो हमारा मजबूती बनता रहेगा, इसलिए इसे क्या कहते हैं, संयुक्त फुटिंग नींव। कंबाइन मतलब जोड़ा हुआ, कंबाइन फुटिंग फाउंडेशन कहते हैं। तो संयुक्त पाद नींव प्लान में आयताकार अथवा समलंबाकार होती है। कैसे कैसे होती है? आयताकार होती है या फिर समलंबाकार हो सकती है। इसका आकार हम बात कर रहे हैं कि ये कैसे कैसे हो सकता है। फिर का सभी स्तंभों के भारों के गुरुत्व केंद्र तथा नींव का गुरुत्व केंद्र एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा पर स्थित हो, अतः इसके लिए अधिकतर समलंबाकार नींव उपयुक्त रहती है। कैसे रहती है? समलंबाकार नींव उपयुक्त रहती है। ये देखिए दोस्तों, एक चित्र इसका देख सकते हैं। भवन सीमा ये हमारी है, ये बाहरी स्तंभ है और ये बाहरी स्तंभ है, ये इनर कॉलम और ये आउटर कॉलम से ये बना है। तो एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा पर स्थित इसके लिए अधिकतर समलंबाकार नींव अपनाई जाती है, क्योंकि इसमें ऊर्ध्वाधर ज्यादा आता है। तो संयुक्त नींव, कंबाइंड नींव क्यों बनाई जाती है? इसके लिए इसलिए बनाई जाती है क्योंकि हम जब जोड़ देंगे तो इसमें मजबूती हमारा हो जाएगी। तो एक बार फिर से देख लेते हैं संयुक्त फुटिंग नींव, कंबाइंड फुटिंग फाउंडेशन क्या होता है। जब दो अथवा अधिक स्तंभों के लिए साझी नींव डाली जाती है इसे संयुक्त पाद नींव कहते हैं। जब पास पास स्थित स्तंभों की स्वतंत्र फुटिंग एक दूसरे से सटने लगती है तब सभी स्तंभों के लिए संयुक्त पाद नींव अपनाई जाती है। संयुक्त पाद नींव प्लान में आयताकार, कैसा इसका आकार पूछेगा, इसका आकार होता है आयताकार हो सकता है और समलंबाकार होता है। सभी स्तंभों के भारों के गुरुत्व केंद्र तथा नींव का गुरुत्व केंद्र एक ही ऊर्ध्वाधर स्थित रेखा हो, इसके लिए अधिकतर हम समलंबाकार नींव अपनाई जाती है। ये हमारा समलंबाकार क्यों अपनाई जाती है? क्योंकि जो पृथ्वी का गुरुत्व केंद्र है और भारों का जो केंद्र है ये एक हो जाए, इसके लिए क्या करते हैं हम संयुक्त पाद नींव अपनाई जाती है। और इसका आकार कैसा होना चाहिए? इसका आकार समलंबाकार होना चाहिए। सभी स्तंभों के भार गुरुत्व केंद्र तथा नींव का गुरुत्व केंद्र, मतलब जो पृथ्वी का केंद्र है वो बराबर हो जाएगा, तो जिससे अधिक से अधिक भार हमारा कर लेगा। तो हमने कितने नींव जान लिया? हमने सबसे पहले वो खसकेदार नींव जाना, फिर जालदार, और तीसरा हमने संयुक्त पाद नींव जाना। तो 3 हमने नींव जान लिया है।
अब दोस्तों हम चौथा, हमने जो प्रकार पढ़ा था, 8 प्रकार पढ़ा था शैलो फाउंडेशन का, सबका अब हम थोड़ा थोड़ा संक्षिप्त परिचय जानेंगे। तो हमने 3 जान लिया है। अब हम अगला जानते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्या है? चौथा है दोस्तों हमारा सतत पाद नींव, कंटिन्यूअस फुटिंग फाउंडेशन। ये चौथा हमारा शैलो फाउंडेशन का पार्ट है। इसको देखते हैं कि हमारा सतत पाद नींव क्या होता है। जब एक सीध पर पड़ने वाले अनेक स्तंभों के लिए एकल पाद नींव बनाई जाती है तो इसे सतत पाद नींव अथवा स्ट्रिप नींव फाउंडेशन कहते हैं। जहां अवभूमि में असम नीचे धंसने की संभावना हो अथवा नींव में अमृदा विभिन्न प्रकार के हों तो सतत पाद नींव अपनाई जाती है। सतत पाद नींव क्या होता है? जब एक ही सीध पर पड़ने वाले अनेक स्तंभों के लिए एकल पाद नींव अपनाई जाती है। मतलब हमको यहाँ स्तंभ करना है, फिर हमको यहाँ स्तंभ करना है, मतलब कुछ दूरी पर करना है, तो हम क्या कर देते हैं, एक ही फाउंडेशन बना देते हैं। एक ही मतलब सब जो ज्वाइन रहेगा हमारा एक ही रहेगा। तो इस प्रकार के नींव को क्या कहते हैं? सतत पाद नींव, कंटीन्यूअस फुटिंग फाउंडेशन कहते हैं। इसका उपयोग क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है जहां हमारी भूमि असम हो, यानी उबड़ खाबड़ हो और धंसने की संभावना हो अथवा नींव में अमृदा विभिन्न प्रकार के हो तो सतत पाद नींव अपनाई जाती है। आप इसको चित्र की सहायता से देख सकते हैं कि सतत नींव क्या होता है। ये हमारा सेक्शन है और ये स्तंभ है। तो ये इसलिए बनाया गया है दोस्तों, ये हमने बना दिया है। अब इस पे क्या करेंगे, एक ही पाद हमने बना दिया है। अब इस पे यहाँ हमने कॉलम उठा दिया, यहाँ कॉलम उठा दिया, यहाँ कॉलम उठा दिया। ये क्या होगा, इससे हमारा जो भूमि असम रहेगा, मतलब उबड़ खाबड़ रहेगा, धंसेगा नहीं। और क्या होगा, हमारे जो पानी वाला स्थान है तो उसमें भी धंसेगा नहीं। ये हमारे फायदे हैं, इसलिए इस नींव का उपयोग किया जाता है। इस नींव का उपयोग ज़्यादातर कहाँ किया जाता है? इस नींव का ज़्यादातर उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ हमारी मृदा धंसने की संभावना हो अथवा नींव में विभिन्न प्रकार के सतत पाद नींव अपनाई जाती है और विभिन्न प्रकार के अमृदा हो तो वहाँ हमारी सतत पाद नींव, कंटीन्यूअस फुटिंग फाउंडेशन अपनाई जाती है। तो इस प्रकार दोस्तों हमने 4 प्रकार के नींव पढ़ लिया है। अब हम दोस्तों 5वां देखेंगे। 5वां है हमारा पटरा या राफ्ट नींव। पटरा या राफ्ट नींव क्या होता है, इसको देखते हैं। ये क्या होता है? पटरा या राफ्ट को निर्माण स्थल के पूरे क्षेत्रफल पर एक दृढ़ पटरा प्लेटफॉर्म बनाकर उसके ऊपर संरचना की दीवारें व प्रस्तंभ उठाए जाते हैं। जब नींव मृदा की धारण क्षमता बहुत कम हो अथवा भूमि दलदली हो या भराई वाली हो तो संरचना का भार पर्याप्त अधिक हो, पटरा नींव अपनाई जाती है। बस उसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें अभी जो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? अभी हमने पढ़ा सतत पाद नींव। सतत पाद नींव में क्या किया जाता है, उसमें कंक्रीट का बिछाया जाता है, मगर इसमें क्या होता है, पटरा लगा दिया जाता है और वही उस पे फिर हमने पिलर कर देते हैं। तो देखते हैं ये क्या होता है, जहाँ संरचना का भार पर्याप्त अधिक हो और पटरा नींव अपनाई जाती है। इसका उपयोग वहाँ कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग भूमि दलदली व भराई वालों में किया जाता है। ये देखिए हमने क्या किया, पटरा बिछा दिया, ये पूरा पटरा बिछा दिया, आप चित्र देख सकते हैं। फिर हमने क्या किया है, इस पे पिलर लगा दिया, 1 2 3 और फिर इसके ये वाला 3। बस पटरा बिछा को उस पर जब पिलर लगाया जाता है तो वह हमारा पटरा या राफ्ट नींव कहलाता है। इसका आप चित्र देख सकते हैं। ये हमारा सेक्शन का है, मतलब खंड का है, और ये हमारा है। तो ये आप देख सकते हैं, इसका प्लान है और ये एक इसका सेक्शन है। तो ये हमारा हुआ दोस्तों पटरा या राफ्ट नींव। कुल मिला के पटरा या राफ्ट नींव क्या होता है, जहाँ यह पटरा या राफ्ट को निर्माण स्थल के पूरे क्षेत्र में एक दृढ़ पटरा प्लेटफॉर्म बनाकर उसके ऊपर संरचना की दीवारें व प्रस्तंभ उठाए जाते हैं, वही हमारा पटरा या राफ्ट नींव कहलाता है। तो दोस्तों इस प्रकार हम 5 प्रकार के पढ़ चुके हैं। अब हम कुल मिला के अगला पढ़ेंगे। हम 5 पढ़ रहे, हमको है जो शैलो फाउंडेशन का 6वां प्रकार हमारा है
पैड़ीदार या फिर बैच नींव, पैड़ीदार या फिर बैच नींव, स्टेप या फिर बेंच्ड फाउंडेशन, पर्वतीय क्षेत्र जहां मृदा की धारण अच्छी होती है एवं ढाल लिए होता है, उन जगहों पर लंबाई व गहराई में नींव खोदना कठिन होता है। इसका निर्माण खसकेदार नींव की तरह करते हैं। इसमें दीवार की दिशा में विभिन्न तलों पर रखा जाता है, जिससे सामने से देखने पर कदमचे की तरह दिखते हैं, मतलब सीढ़ी की तरह दिखते हैं। तो ये वाला जो नींव होता है इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? ये हमारा पर्वतीय क्षेत्रों पे किया जाता है। ये हमारा खसकेदार नींव की तरह ही होता है, मगर क्या होता है, इसका उपयोग पहाड़ी क्षेत्रों पर करते हैं। क्यों इस तरह की हमारी नींव बनाई जाती है? इसलिए क्योंकि वहाँ हमारा गहराई में खोदना आसान नहीं होता है, इसलिए वहाँ इस तरह की नींव अपनाई जाती है, मतलब सीढ़ीदार या पैड़ीदार बेंच नींव कहें, इस प्रकार होती है। ये जहाँ कहाँ होता है? पर्वतीय क्षेत्र में, जहाँ मृदा की धारण क्षमता अच्छी होती है एवं ढाल लिए होता है। उन जगहों पर लंबाई एवं गहराई में नींव खोदना कठिन होता है। इसका निर्माण खसकेदार नींव की तरह करते हैं। इसमें दीवार की दिशा में विभिन्न तलों पर रखा जाता है, जिससे सामने से देखने पर कदमचे की तरह दिखती है। ये हम दोस्तों अब शैलो फाउंडेशन के 6